Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट किया हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने दो रूल्स पढ़ लिया था। एक तो आपका प्रिंसिपल थे और दूसरा N+L रूल या इसको मेंडेलियंस रूल भी कहते हैं। इन दोनों रूल्स को हमने डिटेल पढ़ा। मजीद जो रूल्स हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कुछ आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, फिर हमारी ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल दैट इज नोन एज द थर्ड रूल which is Hertz rule. Hertz rule. अच्छा जी, हर्ट्ज रूल क्या है और इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज पहले पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। हम किसी भी ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा था। अब उसके लिए एक रूल हमने पढ़ा, दैट वाज क्या था? दैट वाज अहबाव प्रिंसिपल। अहबाव प्रिंसिपल के मुताबिक क्या थी बेटा? कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उस ऑर्बिटल के अंदर पहले जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। और दूसरा हमने ये बात पढ़ी N+L रूल। उसके मुताबिक भी क्या था बेटा? कि जो सब शेल्स की अरेंजमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स या ऑर्बिटल्स को हम किस बेस पे करेंगे? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ N+L वैल्यू। मतलब जो सब शेल्स की N+L वैल्यू की जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे और इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर फिल करेंगे। तो ये दो रूल्स हमने पढ़ा था। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि जो हमने इंक्रीजिंग एनर्जी जो डिस्कस की थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सब शेल्स, दैट इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट से ओपन की जाती है वो जो एनर्जी का ऑर्डर है। खैर, मैं आखिर में ये बात आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे हर्ट्ज रूल क्या है इसको जरा आपने समझना है। मिसाल के तौर पर बेटा, मेरे पास एक एटम है। लेट अज्यूम आई हैव एन एटम लाइक, यू कैन से कि कोई भी एटम है, ठीक है, और उसके पास फॉर एग्जांपल ये मैं सपोज कर रहा हूं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल पहला शेल है बेटा, ठीक है, और ये सेकंड शेल है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में आता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने वहां पे पढ़ा था ये बात कि n2n² के हिसाब से पहले शेल में के शेल में दो इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस यहाँ पे मैं सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और चलिए मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शो करता हूँ, थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा। अच्छा, इधर देखिए, मेरे पास इस एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और टोटल कितने हैं यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन्स से ये कार्बन के एटम है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने पॉइंट को समझना है हर्ट्ज रूल के मुताबिक। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना इसकी, तो फॉर एग्जांपल ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, फॉर एग्जांपल 1s, ये 2s, ठीक है, और ये वाला 2p ऑर्बिटल्स। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2px, 2py एंड 2pz। अब अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करें ना, तो जरा इस रूल को समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए, पहले सबशेल में 2, फिर दूसरे सबशेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे सबशेल के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 2। अब आपने पॉइंट को जरा समझना है। वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है, जबकि हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3 है, 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब आपने पॉइंट को समझना है। देखिए, हर्ट्ज रूल कहता है
कि अगर एटम के पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो और उसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है हमें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये प्रेफर करेगा कि वो अलग अलग ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करे विद सेम स्पिन। मतलब वो सेम स्पिन के साथ अलग अलग ऑर्बिटल को क्या करेगा और ऑक्युपाई करेगा, रादर देन सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन था मेरे पास और यहां पे तीन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सेम स्पिन के साथ अलग अलग ऑर्बिटल को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन 2px में आ जाए, 2py और 2pz एम्प्टी हो। अब 2pz एम्प्टी इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन होता तो वो भी इधर चला जाता। अब यहां जाने के बाद मजीद इलेक्ट्रॉन होते ना, तो उसके पास और डिजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं था, तो फिर वो दोबारा से क्या करेंगे, पेयर करना शुरू करेंगे। इसी रूल को क्या कहते हैं, हर्ट्ज रूल कहा जाता है। क्या है इस रूल के मुताबिक, अगर किसी एटम के पास डिजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो वो इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली अलग अलग ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करेगा विद सेम स्पिन रादर देन सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। तो इसके स्टेटमेंट लिखते हैं हम जरा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक क्या है बेटा, इफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, अब यहां पे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा, ऐसा ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनकी एनर्जी सेम होती है, शेप भी सेम होती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उनकी ओरिएंटेशन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। एक्स वाई जी प्लेन के ऊपर इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस आ जाती है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे तो इन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पे हम बात करें, इफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल and more than one electron has to be placed, then क्या होगा बेटा, then the electron prefer to occupy different ऑर्बिटल से मुराद क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन rather than occupy same orbital with opposite spin. This is called हंस रूल। इसको हम क्या कहते हैं, हंस रूल कहते हैं। ये बात समझ आ गई बेटा सबको, कि अगर हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली क्या करेगा, अलग अलग ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करेगा विद सेम स्पिन रादर देन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, ये लिख लीजिएगा अपोजिट स्पिन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या है बेटा, हंस रूल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं स्टेटमेंट तो मैं यहां से पढ़ता हूं, क्या है यहाँ पे, इफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल and more than one electron has to be placed, then the electron prefer to occupy different orbitals with the same spin, ठीक है, rather than, ठीक है बेटा, occupy same orbital with opposite spin। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें एक और पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, कि ये रूल तब पर्टिकुलरली यूज की जाती है जब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना हो।
ठीक है, सो दिस रूल इज particularly used when the electrons are placed in या फिर distribute in degenerate orbitals. इनको सब ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लेक्चर को इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ हम जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल है बेटा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑक्सीजन एटम O8। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव फर्स्ट 1s, फिर 2s, फिर 2px, 2py एंड 2pc। एक चीज तो आपको क्लियर आइडिया है ना कि s ऑर्बिटल के पास कोई डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होती। हमने ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर डिटेल में ये बात पढ़ी है कि इसकी नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल बेटा वी है दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2px एंड 2py एंड 2pz। अब आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है 8 को। देखो, अब इसके पास कोई डिजेनरेट नहीं है तो दोनों क्या होगा, अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें भी क्या होगा कि कोई डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा। अब यहां पे देखें तो तीन क्या है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 और 2 4, तो 4 बच गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, दूसरा यहां पे जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, फिल हो गया। इसके बाद अगला डिजेनरेट नहीं है, ठीक है, मजीद डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो इसी ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा। बाकी क्या होगा, सेम स्पिन के साथ क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे। दिस रूल इज बेसिकली नोन एज हंस रूल, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ रूल है, फोर्थ वन इज पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम के अंदर सेम ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होना तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तमाम के तमाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, कम से कम एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनके लिए डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं पहले इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊंगा, इसके बाद फिर मैं इसकी स्टेटमेंट वगैरह आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। लेट अज्यूम कि वी हैव दिस ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज इस स्पिन के साथ, और दूसरा जो है इस स्पिन के साथ होगा। अब इसको जरा समझना है। देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, ठीक है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, बट द स्पिन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। ये डिफरेंट होगा। आप अगर आसान अल्फाज में कहें ना, 2 इलेक्ट्रॉन in the same orbital must have opposite spin. This is basically known as Pauli exclusion principle. यही Pauli exclusion principle है। तो पहले मैं इसकी जरा स्टेटमेंट लिखता हूं बेटा। According to this principle, इस प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होगा बेटा,
two electrons in the same orbital of an atom never never have all never have same all four quantum numbers. They minimally different in at least one quantum number is called क्या है बेटा? is called Pauli exclusion प्रिंसिपल. इसको हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन अगर किसी सेम ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो तो उनके पास कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता. ठीक है, दे मिनिमली या मिनिमम कम से कम जो है एक डिफर होगा एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर में. ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं और इन सिंपल वर्ड या इन अदर वर्ड two electrons in the same orbital of an atom must have opposite spin. इसके पास अपोजिट स्पिन होना चाहिए. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं और मजीद एक्सप्लेन करता हूं. पहले एक एग्जांपल, इसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, एग्जांपल है फॉर एग्जांपल if an electron in let's say in 1s orbital, एक ऑर्बिटल के अंदर if an electron in 1s orbital है, अगर हम इसको सपोज करते हैं n की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या है, n की वैल्यू 1 है. ठीक है, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू भी 0 है. ठीक है, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड सपोज करते हैं कि s इज इक्वल टू +1/2 है. ठीक है, +1/2 है. लेट सपोज अगर यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू फॉर एग्जांपल +1/2 मींस क्लॉकवाइज स्पिन है. तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा, when second electron enter, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, then क्या हो जाएगा बेटा, n also be 1. ठीक है, फॉर एग्जांपल l is also 0, m is also 0, but s must be -1/2. ये होना चाहिए. ठीक है, तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल है. ठीक है, और इस 1s ऑर्बिटल के अंदर हमने दो इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया है, तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी. तो इसको हम कहते हैं पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक हो गया. अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसको जरा आपने समझना. दो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल के अंदर आएगा, अपोजिट स्पिन के साथ कैसे रहेगा. ठीक है,
एक चीज आपने क्लियर याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा भाई, तो आपस में रिपेल करना चाहिए। नेगेटिव चार्ज सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, तो यहाँ पे रिपेल किए बगैर कैसे रिजाइड कर सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा आसान करके इसको समझाता हूं बेटा। देखिए लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इस ऑर्बिटल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पहला है, पहले इसके अंदर फील्ड था, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल्फ स्पिन भी करती है, ऑर्बिटल रोटेशन के साथ सेल्फ स्पिन भी करती है। जब ये सेल्फ स्पिन करती है तो मैंने आपको ये पहले भी बताया, अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को डिटेल में देख लीजिएगा। तो ये क्या करता है, जब स्पिन करती है तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से ये अपनी गिर्द क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैं सपोज कर रहा हूं कि दिस इलेक्ट्रॉन इज स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रही है, ठीक है। जब ये स्पिन करेगी तो जाहिर बात है बेटा इसके एक पोल बन जाएगा नॉर्थ पोल और दूसरा बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गया है तो यहां पे क्या करेंगे, ये अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट आर प्रोड्यूस, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएंगे ना तो उसकी स्पिन इस तरह से नहीं हो सकता। अब मैं आपको आसान करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सेल्फ स्पिन करती है। अब इस केस में ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करने के बजाय, ठीक है, यहां पे बेसिकली क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज स्पिन, इसको मैंने +1/2 के साथ डायमेंशन शो कर रहा हूं, ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन है इसकी। और यहां पे दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। पाउली एक्सक्लूजन के मुताबिक क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करती है तो वो बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है, ठीक है, तो वो अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पे भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बनेगा। अब इन दिस केस, पहले वाले केस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्लॉकवाइज स्पिन की केस में, ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन की केस में। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि आपने एक और चीज भी देखा होगा कि जब ये क्लॉकवाइज स्पिन करती है, सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा कि मैंने राइट हैंड रूल के मुताबिक आपको बताया था कि जो मेरी फिंगर की डायरेक्शन है ना वो स्पिन को शो करती है, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल होता है। सॉरी, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये जरा करेक्ट कीजिएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है, ये बन जाएगा। अब दूसरी केस में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है तो जो फिंगर की डायरेक्शन है वो स्पिन को शो कर रहा है, थंब की डायरेक्शन क्या शो करेगा, अब नॉर्थ पोल को शो करेगा। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। अब ये भी क्या करेगी, अपने के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम वैसे अपनी आसानी के लिए शो करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस तरह से ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब आप जरा गौर से देखें तो इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की, ये दोनों बार मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है, तो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ पोल और इस इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहां पे क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, और इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में ये जो आपके पास स्पिन है यहाँ पे s इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे के नॉर्थ एंड साउथ पोल को क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड कर सकते हैं। तो यही चीज बेसिकली पाउलिस एक्सप्लेन कर रहा था कि दो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिटल के अंदर होंगे उन दोनों की स्पिन मस्ट बी अपोजिट होनी चाहिए। अगर सेम स्पिन हो तो क्या हो जाएगा, अगर ये फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और ये भी क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है तो इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल के करीब आ जाएगा, मतलब इसके नॉर्थ पोल और इसके नॉर्थ पोल आमने सामने आ जाएगा, और इसके साउथ पोल और इसके साउथ पोल आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो कभी रिजाइड नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें एक और पॉइंट है बेटा, आपने याद रखनी है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, द अपोजिट स्पिन
of an electron is denoted by, कैसे डिनोट करेंगे बेटा? डिनोटेड बाय, यहां देखिएगा इसको, इस तरह से आप हाफ एक एरो बना दे अपवर्ड और एक हाफ एरो बना दे डाउनवर्ड। अच्छा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, और करके मैं लिख रहा हूं बेटा, और करके लिख रहा हूं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब कंप्लीट एरो एक अपवर्ड बनाओ और कंप्लीट एरो एक डाउनवर्ड बनाओ। तो ये दोनों आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है बेटा। और अगर देखिए किसी ऑर्बिटल के अंदर ना कुछ नोड्स की शक्ल में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, उसको भी आप लोगों ने याद रखनी है। नोड है बेटा, नोड है, नोड है बेटा यहाँ पे, उनको आप लोगों ने याद रखनी है इन पॉइंट्स को। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप ये पॉइंट जरा डिफ्रेंशिएट कर सके, ये वाला, इस तरह से थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगी बोर्ड के ऊपर मैंने क्या लिखा। नोट पे पहला पॉइंट देखिए, अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको हम हाफ फील्ड कहते हैं, और अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहेंगे? कंप्लीटली फील्ड कहेंगे। ठीक है, इफ एन ऑर्बिटल हैव वन इलेक्ट्रॉन then it is called half filled, and when they have, मैं shortly लिखता हूँ, they have two electrons, then it is called completely filled orbital, ठीक है। और साथ में एक और भी याद रखिएगा बेटा, वन इलेक्ट्रॉन हो ना, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम एक और भी कहते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर दो हो तो क्या कहेंगे बेटा? टू हो तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टू इलेक्ट्रॉन्स अगर हो उसके अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, तो हम उसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या इसको लोन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखिएगा बेटा, जो हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जितने भी, उन तमाम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त उनके अंदर दो से ज्यादा आपने नहीं लगाना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स लाइक, थोड़ा सा मैं इसके एग्जांपल भी कर देता हूं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स लाइक, क्या क्या हो सकता है बेटा? लाइक एस, इसकी तो कोई डिजेनरेट है नहीं। पी के क्या हो सकता है? पी एक्स, पी वाई, पी जी। और डी के क्या हो सकता है? डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर, ई टी सी एटसेट्रा accommodate मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता बेटा। ठीक है, एक आ सकता है लेकिन दो से ज्यादा नहीं आ सकता, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसी तरह से बेटा ये जो शेल्स के अंदर क्या होगा? द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन that can be accommodate in the shell या orbit shell is given by a formula 2n square। क्या है? 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूले के मुताबिक हमने क्या करनी है? मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करनी है। यहाँ पे वेयर एन क्या चीज है बेटा? वेयर, ठीक है, एन इज क्या है बेटा? वेयर
n is equals to प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सिंपल हम इसको क्या कहेंगे नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट and its value will always non-zero, non-negative and positive integer 1, 2, 3, 4, 5 and up to so ठीक है ये आप लोगों ने याद रखनी है तो ये था बेटा रूल्स यहां पे हमारा रूल्स खत्म हो जाता है ठीक है पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी तो यहाँ पे हमारे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे रूल्स खत्म हो गए ठीक है और इसके बाद अगले लेक्चर में मैं इसका कुछ ट्रिक्स आपको करवा दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ट्रिक्स ठीक है और इसके साथ फिर हम कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे साथ में कुछ आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी करेंगे आपके जो बुक में अगला टॉपिक ही यही है कि प्रोटॉन नंबर से और हम प्रोटॉन नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं तो मैं इसको सिंपल करके ना एक ही टॉपिक के अंदर कवर करके न्यूट्रल एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केटायंस की और एनायंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाऊंगा इसके बाद एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट आएगा इसके बाद ठीक है तो आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे ठीक है और अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है ना इस बेटा इसमें कोई बात समझ ना आई हो इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को कोई भी मसला हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें ठीक है इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा ठीक है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज